नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं हूं आपके साथ श्रुति जोशी। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पटना में पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, नीतीश का पुतला दहन और न्याय की मांग। राजस्थान कोटा में रेस्टोरेंट की 2 मंजिला बिल्डिंग ढही, 15 लोगों को बचाया गया, 2 की मौत, जांच के आदेश। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई और उनकी पत्नी पर उठाए गंभीर आरोप, पाकिस्तान दौरे और वेतन लेने का मामला। उन्नाव माखी कांड की पीड़िता ने रोजाना सुनवाई पर जताई आपत्ति, कोर्ट से हफ्ते या महीने में सुनवाई की मांग। गुजरात मंत्री रिवाबा जडेजा ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को दी शुभकामनाएं, अंडर 19 विश्व कप जीत पर भी जताई सराहना। अब खबरें विस्तार से। गुजरात सरकार के मंत्री रिवाबा जडेजा ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप को लेकर भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा है, चाहे वह युवा खिलाड़ी हो, दिव्यांग खिलाड़ी या महिला टीम जिसने वर्ल्ड कप जीता। मंत्री ने कहा कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और पूरे देश को भरोसा है कि भारत जीत हासिल करेगा। भारत के अंडर 19 विश्व कप में जीत पर रिवाबा जडेजा ने टीम को बधाई दी और कहा कि ये खिलाड़ी देश का भविष्य हैं और वे बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। कि टीम इंडिया ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे वो यंग जनरेशन की बात हो, चाहे अभी जो दिव्यांग बहनों ने भी टी20 जीता है, हमारी विमेंस ने भी टी20 जीता है, तो अभी हमारी भारतीय क्रिकेट टीम जो मेंस की टीम है उनका वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। तो मैं पूरे हृदय से उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगी। बहुत ही अच्छी टीम है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, तो यही परफॉर्मेंस है और यही जो उनका कैलिबर है वो एक होम कंडीशन में बहुत ही अच्छा रहेगा, ऐसा विश्वास भी, और डेफिनेटली हम जीतेंगे, ऐसा पूरे देश को विश्वास है कि ये टी20 वर्ल्ड कप है वो जीतेंगे। यस, ये हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस जो यंग गन्स ऑफ इंडिया है, जो अंडर 19 के माध्यम से वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और जो जीत अंकित की है उनको भी मैं पूरे हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि यही जो एथलीट्स हैं वो देश का भविष्य है और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। बहुत ही युवा पीढ़ी को उनसे मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिलता है और एक रोल मॉडल के तौर पे बहुत ही अच्छा वो काम कर रहे हैं। तो देश में जो क्रिकेट का एक अलग ही माहौल रहता है, तो उनमें बहुत सारे युवा चेहरों को भी इस साल मौका मिला है अपना कैलिबर दिखाने के लिए, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू। कुलदीप सिंह सेंगर माखी कांड की पीड़िता ने एक वीडियो बनाया जारी कर हाई कोर्ट में प्रस्तावित रोजाना सुनवाई पर आपत्ति जताई है। पीड़िता ने कहा कि कोर्ट ने 11 तारीख से प्रतिदिन सुनवाई का प्रस्ताव रखा है, लेकिन उनके लिए हर दिन कोर्ट जाना संभव नहीं है। उन्होंने बच्चों, परिवार और घर की जिम्मेदारियों के साथ अपनी पढ़ाई और कोर्स का हवाला देते हुए कहा कि लगातार पेशी देना बेहद कठिन होगा। पीड़िता ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के बीच अंतराल देने की मांग करते हुए कहा कि यदि हफ्ते या महीने में सुनवाई हो तो वह अपनी बात ठीक से रख सकेंगी। उन्होंने रोजाना सुनवाई को मानसिक उत्पीड़न जैसा बताया और व्यंग्य करते हुए कहा कि ऐसा है तो उनका घर ही हाई कोर्ट में बना दिया जाए। मैं सभी मीडिया चैनल से बताना चाह रही हूँ, भाइयों बहनों से, कि मैंने पेपर पढ़ा था, कोर्ट में, हाई कोर्ट में डेट लगी थी, फिर उन्होंने हाई कोर्ट में डेट लगी थी, बहस हुई तो उन्होंने 11 तारीख की डेट दिया है पर डे सुनवाई करने का। तो मैं सबसे यही बताना चाह रही हूँ कि अगर पर डे सुनवाई होगी कोर्ट में तो मैं कोर्ट कैसे जा पाऊँगी रोज़? मेरे भी तो काम है, मेरे परिवार है, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं। हम अपने बच्चों को छोड़ के पर डे कोर्ट जाना क्या सही है? सभी को सही लग रहा है चीज़? जैसे वो लोग एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि इस केस की पर डे सुनवाई हो, तो मैं बराबर तो कोर्ट नहीं जा पाऊँ, क्योंकि मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, मैं कुछ कोर्स भी सीख रही हूँ। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि पर डे सुनवाई ना करके कोर्ट, हाई कोर्ट से मेरा रिक्वेस्ट है, माननीय हाई कोर्ट से, माननीय
सुप्रीम कोर्ट से माननीय सभी अधिकारियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये रोज़ सुनवाई ना की जाए, इसमें कुछ गैप किया जाए, टाइम दिया जाए, ताकि मैं कोर्ट में अपीयर हो सकूं, जा सकूं, अपने केस की बहस को सुन सकूं और जो मुझे उचित लगे मैं उस पर सवाल भी कोर्ट में कर सकूं और अपनी बात भी मैं कोर्ट में रख सकूं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गौरव गोगोई की पत्नी ने पाकिस्तान में एक संस्था में काम किया और शादी के बाद भारत में काम करने के बावजूद पाकिस्तान से वेतन लेती रही। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उन्होंने पाकिस्तान के 9 दौरे किए और गौरव गोगोई को भी पाकिस्तान ले गई। शर्मा ने सवाल किया कि एक भारतीय सांसद पाकिस्तान में 10 दिन कैसे बिता सकता है और कहा कि राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े मामलों को आकस्मिक टिप्पणियों से टाला नहीं जा सकता। Gogoi's wife worked initially in Pakistan in a particular organization. After marriage, she joined in India, but she was continued to be managed by the Pakistani authority, and she used to get salary from Pakistan through a pass-through mechanism. Sitting in India, taking salary from an enemy country, and submitting periodic report on the political development in India, these are matter of great concern. Simultaneously, she visited 9 times to Pakistan from India, as well as she took Mr. Gaurav Gogoi to Pakistan. The visa was given at the request of Ministry of Interior, and he stayed 10 days there. उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा एक दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे। जिला अतिथि गृह में जिला प्रशासन ने गार्ड ऑफ ऑनर और बुके देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में डिप्टी सीएम ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और सरकार न किसी को फांसाती है और न ही बचाती है। नीट छात्रा मामले में परिजनों के दिल्ली कूच पर उन्होंने कहा कि परिजनों की मांग पर ही सरकार ने मामले की सीबीआई से जांच करवाई है और अगर उन्हें विश्वास नहीं है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। सर, पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। विपक्ष सरकार पर साजिश का आरोप लगा रहा है, क्या लगता है? अगर जो साजिश लगता है तो माननीय न्यायालय का द्वार खुला हुआ है, जाना चाहिए माननीय न्यायालय में। सरकार कानून का राज स्थापित करना चाहता है और विपक्ष को लगता है कि ये गलत है तो उसको माननीय न्यायालय में जाना चाहिए, न्यायालय निर्णय करेगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यह सरकार सिर्फ जो दोषी है उसको बचाने का काम कर रही है। यह न बचाती है न फंसाती है, और किन्हीं को अगर जो विश्वास नहीं है, हमने तो पहले भी कहा, तो माननीय न्यायालय के ऊपर विश्वास होनी चाहिए, वो निर्णय करेंगे। जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगा, जो गलत करेंगे उनको कार्रवाई होगी। राजस्थान के कोटा में जवाहर नगर थाना क्षेत्र के ओपरा हॉस्पिटल रोड स्थित एक रेस्टोरेंट की 2 मंजिला इमारत शनिवार रात अचानक ढह गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। घटना के समय रेस्टोरेंट में ग्राहक और स्टाफ मौजूद थे और मलबे में कई लोगों के दबने की आशंका जताई गई। प्रशासन ने त्वरित रेस्क्यू अभियान चलाकर 15 लोगों को बाहर निकाला। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अनुसार बचाए गए लोगों में से 2 की मौत हो गई, जबकि 5 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं और अन्य को इलाज के लिए छुट्टी दे दी गई है। प्रारंभिक जानकारी में पास की बिल्डिंग में चल रहे अवैध निर्माण को हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है, जिससे ढही इमारत दिन में ही हिलती देखी गई थी। मंत्री ने कहा कि मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई होगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। बिल्डिंग गिरी है, उसमें 15 उसमें से रेस्क्यू करके और जो निकाले गए उसमें से 2 की डेथ हो चुकी है और बाकी को यहाँ से इलाज के बाद में छुट्टी दे दी गई है। अभी 5 एडमिट है और बाकी की छुट्टी दे दी गई है। तो ये माइनर जिनकी इंजरी थी उनको उनका जो भी ट्रीटमेंट करके उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो इस तरह से टोटल 15 है, उसमें से 13 अभी
जहाँ 4 एडमिट है हॉस्पिटल में और बाकी की छुट्टी दे दी। ऐसी बिल्डिंगों के आसपास अक्सर देखा जाता है ठेले वाले अट्ठड़ी वाले कब्जा कर लेते हैं, जबकि वो जगह खाली रहनी चाहिए जिससे घटना ना हो। देखिए वो घटना तो उसमें निश्चित रूप से कोई न कोई जो भी कारण रहे होंगे उन कारणों की जांच भी होगी, जांच कमेटी भी बैठेगी, उसके बाद में हादसे के बाद में वो जांच होगी। वो जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी ताकि इस तरह की घटनाएं वापस दोबारा ना हो। जो बिल्डिंग गिरी है उसमें 15 उसमें पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिहार कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर नीतीश कुमार का पुतला दहन किया और पप्पू यादव की रिहाई तथा नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में न्याय की मांग की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पप्पू यादव का समर्थन किया। राहुल गांधी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया, जबकि प्रियंका गांधी ने असंवेदनशील रवैया बताया और कहा कि पप्पू यादव ने नीट छात्रा के लिए न्याय की आवाज उठाई थी। पप्पू यादव पर 1995 के एक मामले में आरोप है जिससे वे अदालत में पेश नहीं हुए थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें स्वास्थ्य जांच के लिए इंदिरा गांधी अस्पताल ले जाया गया और फिर पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 144 में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की सेंटरिंग अचानक गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत फैलिस अस्पताल में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया है। जानकारी के अनुसार इमारत का निर्माण श्री महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया गया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक कार्रवाई के तहत 2 सुपरवाइजर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हादसे के पीछे संभावित लापरवाही के पहलू की भी जांच की जा रही है। मुंबई में आयोजित आरएसएस के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने अपने कार्यकाल और जिम्मेदारी को लेकर अहम बात कही। उन्होंने बताया कि 75 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने स्वयं कार्यकर्ताओं से कहा था कि अब उनका समय पूरा हो गया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उन्हें काम जारी रखने के लिए कहा। भागवत ने कहा कि उनका पद पर बने रहना उनकी व्यक्तिगत इच्छा का नहीं बल्कि संघ के निर्णय का विषय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संघ में जिम्मेदारी से औपचारिक रूप से मुक्त होने के बाद भी संगठन का कार्य जीवन भर चलता रहता है और स्वयंसेवक का दायित्व कभी समाप्त नहीं होता। ऐसे होती है, निवृत्ति कभी भी हो सकती है। कार्य से निवृत्ति जीवन भर नहीं होती। मरते दम तक कार्य करते रहते लोग ऐसे भी है। जब तक शरीर चलता है तब तक काम करते हैं, लेकिन किसी दायित्व पर रहना, ये सामान्यतः ऐसा सोचते हैं हम कि 75 की आयु के बाद बिना दायित्व के काम करना चाहिए। इसको संघ की अनुमति मिलेगी तब होगा। जैसे मेरी बात है, मेरे 75 पूरे हो गए तो मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि हो गया भाई, अब तो आपको क्या हो गया है, घूम तो रहे आप, काम करो। और तो मैं रुक गया हूं। मैं यहां रहूं ये मेरी इच्छा नहीं है, कार्यकर्ता की रहती नहीं है। मैं यहां न रहूं ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है, संघ का ऑप्शन। तो संघ जब कहेगा तब दायित्व से निवृत्ति, कार्य से निवृत्ति नहीं। दायित्व से निवृत्त होने के बाद भी संघ का काम तो मित्रता जोड़ना, अपने उदाहरण से सिखाना होने के कारण जीवन भर काम चलते रहता है। सक्रियता भी, शरीर की सक्रियता तब तक बनी रहती है। और निवृत्ति की कोई निश्चित पद्धति नहीं है। निवृत्त में जब कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे होना है तो क्या कारण है वगैरह देखकर जितना हो सकता है आखिरी बूंद चूस लेने तक उसको हम निवृत्त नहीं होने देते, ऐसा है। और निवृत्त करना पड़े किसी को ऐसा समय अभी तक आया नहीं, वो न आए ऐसी इच्छा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही नई बाबरी मस्जिद को लेकर लखनऊ में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों में लिखा गया है, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, बांटोगे तो कटोगे। पोस्टरों में हुमायूं कबीर को मुगल आक्रांता के रूप में और ममता बनर्जी की फोटो भी दिखाई गई है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने इन पोस्टरों के माध्यम से 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद में आर पार की कार्रवाई का ऐलान किया है। 11 फरवरी से मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। लखनऊ के
1090 चौराहा, अंबेडकर चौराहा, हजरतगंज चौराहा समेत शहर के विभिन्न हिस्सों में पोस्टर लगाए गए हैं। राम साथियों, मैं गोपाल राय, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू रक्षा परिषद। आप सभी देशवासियों से एक निवेदन मेरा है कि बाबरी मस्जिद अयोध्या में बनाने के लिए सनातन धर्म के लोगों ने कितनी कुर्बानी झेली, कितने लोगों की हत्या हुई, आप सभी लोगों ने देखा। और बाबर जो आक्रमणकारी था उसकी यह देन थी। आज उसी के नाम पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस का एक विधायक हुमायूं कबीर, जो फिर से 11 तारीख को उसने नींव रखने की बात किया है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जितने सनातनी भाई हैं देश में, आज वहां पर हम सभी लोग तैयारी कर लें कि हम लोग 10 तारीख को निकलें और वहां 11 तारीख को सुबह उसका प्रदर्शन करें। और साथ में अगर स्थिति अगर वो आएगी तो हम लोग कब्र भी खोदने का काम करेंगे हुमायूं कबीर की। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां के मुख्यमंत्री जो हिंदुओं की विरोधी सरकार चल रही है उसको भी उखाड़ फेंकना है, क्योंकि आज हमारे हिंदू नहीं है, सनातन नहीं है तो हमारा देश भी नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को न बटना चाहिए न कटने की स्थिति पैदा करनी चाहिए। तो हम सभी से निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचे, क्योंकि बांग्लादेश में लगातार आज भी बांग्लादेशी आ रहे हैं और आकर के हमारे देश में करोड़ों की संख्या बढ़ा चुके हैं। अगर हम आप चुप बैठेंगे तो आने वाली जो हमारी कौम है, हमारे बच्चे हैं, वो निश्चित रूप से माफ नहीं करेंगे। जय श्री राम साथियों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में वामपंथी उग्रवाद LWE प्रभावित राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद हैं। बैठक से पहले विजय शर्मा ने बताया कि गृह मंत्री शाह के साथ सभी संबंधित राज्यों के DGP और ACS होम स्तर के अधिकारी शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि 31 मार्च की तय समय सीमा से पहले नक्सल उन्मूलन को लेकर ये अंतिम उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हो सकती है, जिसमें सुरक्षा रणनीतियों और आगे की कार्य योजना पर चर्चा होगी। साथ ही बस्तर क्षेत्र को जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकसित करने के मुद्दे पर भी विचार किया जाएगा। औपचारिक चर्चा के दौरान अमित शाह ने भी कहा है कि बस्तर को देश के सबसे समृद्ध और सुंदर क्षेत्रों में शामिल करना लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में विधानसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भाग लिया। इस दौरान सदन की कार्यवाही के संचालन, आगामी कार्यसूची और विधायी कार्यों के समय निर्धारण पर विस्तार से चर्चा की गई। विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखे, जिसके आधार पर सदन के सुचारू संचालन के लिए रूपरेखा तैयार की गई। बैठक का उद्देश्य आगामी सत्र को व्यवस्थित, प्रभावी और समयबद्ध तरीके से संचालित करना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार के 1 साल पूरे होने पर आज रामलीला मैदान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सीएम ने DTC की 500 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, दिल्ली सरकार के मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। नई बसों के शामिल होने के साथ दिल्ली की ई-बसों की कुल संख्या बढ़कर 4000 हो जाएगी, जिससे राजधानी देश में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक बसों वाला शहर बन जाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते वर्षों में दिल्ली विकास में पीछे रह गई थी और लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझना पड़ा, लेकिन 2025 के चुनाव में जनता ने बदलाव का फैसला दिया। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सिर्फ शालीमार बाग क्षेत्र में ही 1 साल में 250 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य शुरू किए गए हैं। सरकार ने इसे स्वच्छ और हरित दिल्ली की दिशा में बड़ा कदम बताया। विशेष दिन के लिए मैं सर्वप्रथम यहां पर बैठे अपने दिल्ली के निवासी और आपके माध्यम से दिल्ली की समस्त जनता को बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की एक प्रचंड बहुमत वाली सरकार दी और उसका आज 1 वर्ष हम लोग पूरा कर रहे हैं। इसके लिए मैं पूरी दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का दिन माननीय मुख्यमंत्री जी
आप दिल्ली की जनता को जो आज बधाई देने का आपने तरीका अपनाया है, इस विशेष दिन के लिए जो दिल्ली अपने पिछले 27 वर्षों के संघर्ष के बाद आपको सत्ता सौंपने का वो विशेष दिन, हम कह सकते हैं कि 8 फरवरी के दिन जब मैंडेट आया और जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने कमल खिलाने का काम किया, और आज के दिन आपने उनको ये तोहफा देकर निश्चित रूप से बधाई के आप पात्र हैं, और आपकी सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है कि 500 नई ईवी बसों का आज आप खेप दे रही हैं। दिल्ली की जनता का दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके विश्वास के लिए, जो विश्वास उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिखाया, जो विश्वास उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए जा रहे विकास में दिखाया, आज उसी का नतीजा है कि दिल्ली की ये सरकार लगातार 365 दिन दिल्ली के विकास के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए काम कर रही है। रोजाना विकास के नए आयाम दिल्ली को मिल पा रहे हैं, बेहतर सुविधाएं और बेहतर विकास। मैम, ईवी बसेस जो है 4000 से अधिक है दिल्ली में। दिल्ली मुझे लगता है कि भारत का वो राज्य बन जाएगा जहां सबसे अधिक ईवी बसेज है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। धन्यवाद।